Good morning. गुड आफ्टरनून। क्या प्रॉब्लम हो रहा था लिंक ज्वाइन करने में आप लोग को? Okay, let's start the class. Switch on your cameras. I hope my voice is audible. सबको सुनाई दे रहा है? यस मैम। देखिए, we are doing theories of motivation. दो और theory है इसके बाद. And I would request you कि you please go back and read. Theory of motivation में काफी सारी theories है तुम लोगों की, और अगर एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो concept किसी का समझ में नहीं आएगा. थ्योरी थोड़ा समझने के लिए एक एक दिन एक एक थ्योरी को पढ़ो, तभी डिफरेंस समझ में आएगा. Till now we were doing content theory of motivation. See, when we talk about motivation theories, we can broadly divide it into two different categories. One is content theory of motivation and the other one is process theory of motivation. Content theory का क्या मतलब है? अच्छा, ये जस्ट रिकैप करो. जब अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ रहे थे, ओके, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वो किस पे बेस्ड था? उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस किससे मोटिवेटेड होते थे? व्हाट पीपल नीड इन देयर लाइफ. नीड से कि तुमको क्या चाहिए, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है तो तुम मोटिवेटेड रहोगे. डेविड मैकक्लेलैंड की थ्योरी में लोग किससे मोटिवेटेड थे? थ्री नीड्स थ्योरी थी ना, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर. वो भी नीड था, ठीक है. द नीड ऑफ एफिलिएशन, द नीड ऑफ अचीवमेंट, द नीड ऑफ पावर, ओके. और बाकी लोग क्लास में नहीं है क्या? आप माइक ऑफ Yes, करके, ma'am. ये दो एक ही दो लोग रहते हैं माइक ऑन करके. आशीष विल रिप्लाई, सुनील विल रिप्लाई, सुमन विल रिप्लाई. Other than that, nobody is going to answer in the class. आपका सिलेबस अब लगभग खत्म होने पे आया. चलो. So, Abraham Maslow's theory was also need theory. Was यानी content theory is basically based on the need that we have, and if the organization provides us with those needs, we are motivated to work. लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की तरफ, तो आप देखेंगे कि प्रोसेस थ्योरी जो आज से स्टार्ट करेंगे, इस थ्योरी में आपको ये नोटिस करने को मिलेगा कि दिस स्कॉलर्स बिलीव दैट देयर इज अ होल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. ये ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एक नीड प्रोवाइड की जाएगी एंड विद दैट नीड यू आर गोइंग टू be motivated. There is a whole process of motivation which follows, and the organization should take care of that. So in process theory of motivation, the first theory that we are going to do today is the equity theory of motivation. Give the heading equity theory of motivation. इक्विटी का मतलब क्या होता है? सबको इक्वल बेसिस पे देखा जाए. इक्वल फेयरली. हाँ, इक्वल बेसिस पे देखा जाए. अच्छा, एक बात बताओ, इस थ्योरी को समझने के पहले एक बात बताओ. अगर तुम लोग क्लास में हो, हम तुम लोगों को बोले कि एक असाइनमेंट बना के लाओ, ठीक है. एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक असाइनमेंट तुम बना करके लेकर के आओ, और उसको हम डिवाइड किए कि
in the first day roll number this to this will make this assignment. Second day हम बोले कि this to this will submit their assignment on the other day. पहले दिन तुमने देखा कि तुम्हारे आगे जिसका रोल नंबर है उसने बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाया, ठीक है, बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाया, अपने मन से भी बहुत कुछ डाला, बहुत सारे रेफरेंसेस डाले, they made a good thick assignment and submitted it to me. नेक्स्ट डे जब तुमको सबमिट करने के लिए बोला गया, तुमने जैसे तैसे असाइनमेंट सबमिट करके और मुझे सबमिट कर दिया, ओके। मैंने मार्किंग जब की तो पहले वाले को 18 दिया और तुमको 17 दिया। तुम सेकंड वाले केस में तुमको 17 दिया और पहले वाले को 18 दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम असाइनमेंट बनाने बोलेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम तुमको असाइनमेंट बनाने बोलेंगे तो तुम क्या सोचोगे? उसको 18 दिया, तुमको 17 दिया। उसने बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाया, बहुत मन से, बहुत कुछ अलग से उसने ऐड किया जो बुक्स में नहीं था। कहने का मतलब कि बहुत थॉरली रिसर्च था, उसने बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, बहुत मेहनत की। तुमने नहीं की, जैसे तैसे बना के असाइनमेंट दे दिया, बट स्टिल आई मार्क यू 17। अब बताओ कि नेक्स्ट टाइम जब हम असाइनमेंट बनाने बोलेंगे क्या हो? उससे बेटर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। फिर से बोलिए। उससे बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सच बताओ, तुम एकदम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोचता है करता है उस तरीके से बोलो। तुम पहले वाले केस हो, मतलब जिसको 18 मिला है, जिसने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तुम पहले वाले केस हो, तो तुम क्या करोगे नेक्स्ट टाइम? जैसे तैसे बना के दे नेक्स्ट टाइम देंगे। रफली हाँ बस दे देंगे। एग्जैक्टली। बी को ठीक है? भी 17 मिल रहा है, हाँ। एक ही नंबर तो ज्यादा मिल रहा है। एक ही क्या नंबर ज्यादा मिल रहा है और इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? ठीक है, कहने का मतलब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा मोटिवेशन घटा कि नहीं? यस मैम। घट गया। बस यही है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो, इसीलिए हम बोले कि प्रैक्टिकल बात सोचो, आंसर फ्रेम मत करो। जो जो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है वही ऑर्गेनाइजेशन में भी लेके जाते हो, कुछ अलग से नहीं होता। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 1963 में, यानी जनरली तुम देखोगे कि इसी एरा में 60s में ये सारी मोटिवेशन की थ्योरी डेवलप हुई। इसमें ह्यूमन रिलेशन को बहुत वैल्यू किया जाने लगा, इसीलिए आप मोटिवेशन वगैरह जो ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स के साथ जोड़ा जाता है ये आपको देखने को मिलता है। 1963 में इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय स्टैसी एडम्स ने ये थ्योरी प्रपोज की। इस थ्योरी का मेन क्रक्स ये है कि at workplace we want to be treated equal, we want to be treated fairly with fairness and equity। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो। अच्छा, तुम एक बात बताओ, क्लास में अगर बीबीएम सपोज करो कि तुम लोग सब क्लास में हो, ठीक है, और हम क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हम तुम्हारे साथ बायसनेस करने लगे, कोई एक दो स्टूडेंट है क्लास में, उसको हम अपना फेवरेट बना लें, और तुम बहुत मेहनत करके आ रहे हो, तुम क्लास में पढ़ाई करने के पहले भी वो चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, और तुमको ये लगता है, मोटिवेशन होता है इस क्लास को अटेंड करने का, लेकिन हम बायस्ड हैं, हम एक दो बच्चे को, किसी लड़का हो किसी लड़की की तरफ बायस्ड है कि वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, और वो गलत भी बोलेगा तो हम आंसर बोलेंगे ठीक है बहुत अच्छा, तुम्ही को अप्रिशिएट करेंगे, वो आंसर ठीक से करे नहीं करे, लॉजिकल हो नहीं हो, और तुमको हम हमेशा सेकेंडरी ट्रीट करेंगे। तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारे बुरा एफर्ट्स लगेगा। बुरा लगेगा, और तुम्हारे एफर्ट्स में कमी आएगी कि नहीं आएगी? यस मैम। बाकी लोगों को समझ में आई है बात? यस मैम। यस मैम। आपको ये लगेगा ना कि रहने दो मैम, उसी से पूछ लीजिए आप, ठीक है, ऐसे सोचोगे ना कि क्लास में यहाँ पर सब टीचर लंच करेंगे ना, बाहर चलेगा, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि एफर्ट्स आप कम कर लीजिएगा, और करके एफर्ट्स कम करके आपको लगेगा रहने दो मैम, तुमसे से पूछती है, मैम नहीं भी आंसर करोगे, वो भी नहीं भी आंसर करेगा, तो उसी वही फेवरेट है, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, तुम्हारे एफर्ट्स में कमी आ जाएगी, ठीक है। यही चीज होता है, इसी चीज को हार्नेस किया गया है एज अ थ्योरी इन मोटिवेशन व्हिच इज देयर
propounded by Adam Stassy theory, propounded in the year 1963, is an important theory of motivation. ये theory कहती है कि we want to be treated with equity at work. We want fairness at the workplace. Okay? हम ये चाहते हैं कि हम अगर काम करते हैं तो हमको फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जाए, हमारे साथ इक्वल बिहेवियर हो। अब तुम खुद सोच के बताओ, ठीक है? जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर जो तुम भी सोचोगे, अभी तुम्हारे एग्जांपल लिए तुम लोगों ने सही आंसर बताया। अब एक एम्प्लॉय की तरह सोच के बताओ, अगर मेरे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ आवर्स को लेस करने का, प्रोवाइडेड असम्पशन ये मान के चलो कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम नंबर ऑफ आवर्स कम कर सकते हैं। मान लो कि मेरे साथ जो टीचर काम करते हैं, ठीक है, मेरे साथ जो टीचर काम कर रहे हैं वो 5 घंटे करने का, 5 घंटे वो दे आर वर्किंग हियर फॉर 5 आवर्स, दे आर गेटिंग, सपोज दे आर गेटिंग 40,000 सैलरी, ओके, फॉर 5 आवर्स। I am slogging here for 9 hours. हम 9 घंटे काम कर रहे हैं। Assumption हम बता चुके हैं तुमको कि I can reduce or increase my work hours. अगर वो 5 घंटे का they are getting paid 40,000 and for 9 hours I am getting paid 38,000. तो आप बताइए कि मेरा व्यू पॉइंट क्या होगा? कहीं और जॉब ढूंढेंगे। यहीं पे या है। जब कम सैलरी Psychology मिल रही है बताइए। तो 5 घंटे ही करते हैं कम। Very good. Very good. I will try to reduce my work hours. ठीक है, हम अपना आउटपुट रिड्यूस करने के लिए सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि मुझे जो मैंने परसीव किया वर्क प्लेस पे वो इक्विटी नहीं थी, दैट वाज नॉट इक्विटी, सो आई गॉट डीमोटिवेटेड एंड आई रिड्यूस्ड माय वर्क आवर्स। समझ में आई ये बात? कहने का मतलब कि an employee always seeks for equity at the workplace. Now, higher the perception of equity at workplace, higher your motivation will be. This is the major takeaway from this theory. Okay, it is given by conversely, मतलब अगर आप opposite देखें तो अगर मुझे यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है वर्क प्लेस पे, मुझे ये लगता है कि कम ज़्यादा करने के बाद भी फेवरेटिज्म होता है या देयर इज नो फेयरनेस एट वर्क प्लेस, आई विल बी डिमोटिवेटेड। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इफ आई सी इक्विटी आई विल बी मोटिवेटेड। यानी एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, माय इक्विटी can be defined as my output divided by my input. समझ में आ रही है बात? ये बात थोड़ी सी समझ में आई? मेरी इक्विटी क्या होगी? मेरी इक्विटी यानी कि मैं कितना काम कर रही हूँ, my equity will be my output divided by my input. Okay? अब तुम ये बताओ कि वर्क प्लेस पे आउटपुट क्या क्या होता है। चलो पहले इनपुट से डिस्कस करते हैं। इनपुट क्या क्या होता है? मतलब जो तुम इन्वेस्ट करते हो, है ना, यही इनपुट, मतलब जो तुमने इन्वेस्ट किया। क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है एक एम्प्लॉय का? स्किल्स, और टाइम, लेबर। लेबर नहीं, लेबर तो तुम खुद हो। तुम एज अ लेबर क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम, वेरी गुड, स्किल, वेरी गुड, और नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स होगा, यस, यस मैम। तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, कितने साल तुमने पहले काम किया हुआ है, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, तुम कितनी जिज्ञासा से काम कर रहे हो, हाउ मच कमिटमेंट you have for the organization, how much Knowledge. knowledge, yes, how much loyalty you have for the organization,
what kind of personal sacrifices, if any, you are making for that organization. That is all in input, right? How flexible you are for the organization, which means that your flexibility. अभी जैसे टीचिंग क्या जॉब अगर आप ले लें, इसको प्रोफेशन मान लें, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो किसी का सिलेबस रह गया है, आई एम नॉट टीचिंग दैट सिलेबस, ओके, हाउ क्विक आई एम टू बी ओके विथ कंप्लीशन ऑफ दैट सिलेबस, ओके, that is known as flexibility. That is known as flexibility. If you talk it in reference of corporate, then you're not getting too much time to settle down on a project or an assignment, but you are so enthusiastic, you are so flexible that you have undertaken that. All these are inputs. Agree? Yes. Okay. Now what are the outputs? Outputs बता सकते हैं? Salary, Salary, benefits, ठीक है, और सैलरी, recognition, ठीक है, और social security. ठीक है, और अच्छा, आउटपुट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल. टैंजिबल मतलब जो आप सामने से टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, which can be crystallized. Intangible means something which cannot be actually crystallized. For example, recognition intangible हो जाएगा. yes, जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग बढ़ रही है, लर्निंग intangible हो जाएगा. yes, टैंजिबल में जो आपने कहा सैलरी, ठीक है, if any promotion you get, that is an output, वो इम्पोर्टेंट है. आपको कार मिलती है, वो इम्पोर्टेंट है, that is an output. स्टॉक ऑप्शंस मिलता है, that is an output. बोनस मिलता है, वो आउटपुट है. पेंशन मिलता है, वो आउटपुट है. कितने सारे आउटपुट हमने डिस्कस किए. So my equity at workplace, or for that matter any employee's equity at workplace, will be defined as the total output, यानी individual's output by individual's input. Okay? ये equity है. जैसे someone who is working for less hours should be paid less than someone who is working for more hours, provided the skill set is same. अब ऐसा नहीं है कि एक PhD प्रोफेसर कम आवर्स के लिए भी करेंगे, then they get high payment. Okay, not that. Provided the rest of the condition, that is not equity. Provided the rest of the conditions remain same, your output should be equal to your input. ये इक्विटी थ्योरी ये सोच के बनाई गई कि ह्यूमन का मोटिवेशन इसी लेवल पे काम करता है. ओके, नाउ अनदर टेक अवे फ्रॉम दिस थ्योरी इज कि हम ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अपने आप को अपने से कंपेयर नहीं करते हैं, वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स आल्सो. ओके, दैट इज व्हाई दिस कांसेप्ट ऑफ इक्विटी इज, we do not function in isolation, right? When we are working in organization, we do not function in isolation. So in that case, what happens is that this theory is important even when you are comparing yourself with the CEO of the organization. Suppose तुम मैनेजर हो, मैनेजर की सैलरी कितनी होगी? 6 लाख 7 लाख मान लो, ज्वाइनिंग लेवल का मैनेजर हो तो होगी ऐसी 6 7 8 जो भी मान लो. सीईओ की सैलरी कितनी होती है? 70 लाख 80 लाख. कैसे होगा? yes, तो क्या तुम ये बोलोगे कि सीईओ तो कम टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, फिर उसको 70 लाख क्यों मिलता है? आई एम वर्किंग फॉर 10 आवर्स. विल यू से दिस? no ma'am, व्हाई विल यू नॉट से दिस? क्यों नहीं बोलोगे? बताओ. because work अलग है दोनों. वर्क अलग है वो तो ठीक है, अभी हम लोग कुछ डिस्कस किए, उसका रेफरेंस लेके बताओ. उसका आउटपुट कुछ अलग है मैम. आउटपुट अलग है Input सिर्फ, अलग. या हाँ वेरी गुड, सिर्फ आउटपुट अलग नहीं है, उसका इनपुट भी अलग है.
और ये तुम सोचोगे, यही बात है, यही साइकोलॉजिकल ट्रिगर करता है ये थ्योरी, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दिस थ्योरी स्टेट्स कि तुम सिर्फ अपने आप को अपने से कंपेयर या अपने पीयर ग्रुप से कंपेयर नहीं करते हो, जो डिस्टेंटली रिलेटेड पोस्ट्स हैं आप उससे भी कंपेयर करेंगे अपने आप को, एंड देन यू विल सेटल डाउन फॉर एन आंसर। तो आप मोटिवेटेड रहेंगे उस मैटर को लेके। सिर्फ आउटपुट डिफरेंट नहीं है, इनपुट भी डिफरेंट है। उसका इनपुट क्या होगा, जरा ये डिस्कस करो। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, वेरी गुड। और नॉलेज एंड स्किल्स नॉलेज एंड स्किल्स, बहुत ज्यादा स्किल्ड हाई होगा। होगा। हाँ, स्किल्ड होगा, बहुत जगह पे काम किया होगा। उसके अलावा कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये नहीं, आप ये इनपुट डालिए कि जब आपको अपने आप को सांत्वना इस बात पे देनी है कि मेरी सैलरी क्यों 8 लाख है और उसकी 80 लाख क्यों है, तो आप क्या क्या सोचेंगे, क्या सोच के आप मोटिवेटेड रहिएगा? क्योंकि मेरे से ज्यादा उसके पास स्किल्स है, हार्ड वर्क। बस हार्डवर्क, ठीक है, हार्डवर्क एक तुम बोल सकते हो, ही इज वर्किंग हार्डर, इट्स नॉट इजी टू बी द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेप्ट फॉर दैट। वो काफी टाइम से इस फील्ड में है, हम भी इतने टाइम रहेंगे तो ऐसे एक्सपर्ट बन जाएंगे। You think somebody who's 40 years old and some manager who's 40 years old, CEO तो होते हैं भाई 40-45 साल के, तो 45 साल का मैनेजर फिर क्या सोचेगा, ये बताओ? ये तो पॉइंट वैलिड नहीं हुआ इसका। यस मैम। तुमको नहीं लगता है कि एक सीईओ के को जो 80 लाख सैलरी मिल रही है, तो उसके वर्क प्रोफाइल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है? Every Yes, time ma'am. he needs to be on the toes. Okay. दूसरी चीज, आप ये देखेंगे कि he has more number of traveling hours in a week. He's traveling for 4 to 5 days. It's not easy to handle the job of a CEO. The work-life balance is very poor for a person who is of that post. Okay. यस मैम। आप ये देखेंगे कि he is logging for more number of hours in the organization. In fact, he does not have a work hour. He can be called, or he himself is responsible. He himself is at that post where he holds himself responsible for being in the organization, and even when he is outside the organization, he is connected to the organization. He can't get away with his responsibilities anytime because he is holding such an important position. तो आप ये सोचेंगे कि जब आप उसका आउटपुट देखेंगे कि उसकी 80 लाख सैलरी है, जब आप उसका आउटपुट देखेंगे कि वो चार्टर्ड प्लेन से फ्लाई कर रहा है, जब आप उसका ये आउटपुट देखेंगे कि उसके लाइफ में मोर लग्जरी है, ज्यादा पैसा है, तो आप ये भी देखेंगे कि भाई छोड़ो, उसके लाइफ में काम बहुत है। इतना कौन करेगा ना, वीक में 5 दिन ट्रैवलिंग करता है। He does not have a work-life balance at all. He doesn't get time to spend with his family as much as I do. क्या यहाँ इक्विटी स्टैब्लिश नहीं हुई? इक्विटी Yes. स्टैब्लिश हुई ना? Yes, ma'am. Yes, yes. So मैम तो this- यार इन्फीरियरिटी भी तो आ गया। नहीं, देखो यही बात है कि इक्विटी अब ह्यूमन मैनेजमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट इसीलिए तो डिफिकल्ट है, क्योंकि कैपिटल तो बोलेगा नहीं, कैपिटल का इमोशंस नहीं है, बट ये ह्यूमन है। जैसे हम क्लास में अगर कुछ बता रहे हैं तो सबको बराबर समझ में नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है कि सबको बराबर समझ में आए। क्यों? आपका परसेप्शन अलग अलग है, एक ही क्लास में है आप लोग, लेकिन ये आपका इंडिविजुअल बिल्ट है जो आप लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट करता है, और इसी डिफरेंसेस को ऑर्गेनाइजेशन में भी हार्नेस किया जाता है। अंडरस्टूड? इंफीरियोरिटी नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें होंगी। पहला कि तुम अपने काम से सेटिस्फाइड रहोगे, तुम अपना काम करने में मोटिवेटेड रहोगे, तुम एस्टैब्लिश करोगे कि व्हाट इज योर आउटपुट डिवाइडेड बाय योर इनपुट इक्वल्स टू समवन एल्सेस आउटपुट डिवाइडेड बाय समवन एल्सेस इनपुट। तो तुमको जब इक्विटी स्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू विल बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. सीईओ से इंफीरियरिटी किसी को नहीं होती है, सीईओ बनने का जरूर इच्छा होती है, तो उसके लिए मेहनत जो लोग करते हैं वो बन भी जाते हैं। You have to work very very hard to reach that position. And if people find discrepancy, then in that case they will be demotivated.
नाउ अब एक और एग्जांपल से समझो कि आउटपुट वर्सेस इनपुट से इंसान अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखता है, कोई एम्प्लॉय अपने आप को वर्क प्लेस पे कैसे मोटिवेटेड रखेगा. यू आई गिव यू माय एग्जांपल. देखो अभी थर्ड वेव था, राइट? Yes, ma'am. There was this third wave throughout January and February. Again, the colleges were shut. The educational institutions were shut, right? There was an option in the organization, in many organizations, where there was an option that either you come to the organization or you accept work from home with a pay cut. Understood? Either you come to the organization, avail full salary, or you work from home, you accept work from home with a pay cut. Okay? Now, if I opted for work from home, do I feel jealous or do I feel demotivated because my peer group is earning more than me? Probably not. Here you can understand the equity theory of motivation. ये सारी थ्योरीज का वैलिडेशन होता है, ऐसे ही बुक्स में नहीं डाली गई है ये थ्योरीज. इसी से ह्यूमन आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको अपनी लाइफ का ही पार्ट लगेगा. HR and OB आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. You need to be just you to understand these things. So coming back to the discussion, when I opted for work from home and I accepted it with a pay cut, I was also looking up at the output that I delivered. The input that I used to put previously. For example, आपने output तो देखा कि there is a pay cut, there is a salary cut, but did I not reduce my inputs? Yes, ma'am. How? आने जाने का टाइम बचा. आने जाने का टाइम बचा. गुड. और कोई कुछ बताएगा? कन्वेंस टाइम पूरा बचा. नेक्स्ट Safety. सेफ्टी. फैमिली के वेरी साथ गुड. टाइम ज्यादा. फैमिली के टाइम, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी थी कि I could have opted for work from home, so I opted for work from home. Now, since the output was reduced, but so was my input, so that kept me motivated. Why? Because मेरा कन्वेंस का पूरा टाइम बचा. It was very very cold. The winters was at peak in January, so I was more comfortable at home. The second thing is that it was the third wave of Omicron, so I thought that okay, fine, that if I get infected, my child will get infected. Okay, so it's better to stay back at home. तो मैंने inputs reduce कर दिया. क्या मुझे इस केस में डिमोटिवेटेड फील होगा कि मेरे पीयर ग्रुप को फुल सैलरी मिल रही है? ये बताओ. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. How did this happen? This is called equity theory of motivation. समझ में आई बात? This is known as equity theory of motivation. An employee wants to be treated with fairness and equality at the workplace. More the fairness, higher the level of fairness, higher the level of equity at workplace, higher will be your motivation level. Conversely, यानी on the opposite side, आप जितना अनफेयर रखेंगे वर्क कल्चर को, एनवायरनमेंट को, उतना ही डीमोटिवेटेड लोग फील करेंगे. अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन मेरिट बेसिस पे नहीं होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्लानिंग आपके टैलेंट के हिसाब से नहीं होती है, यू विल लूज इंटरेस्ट इन योर वर्क. तुमको तो यही लगेगा कि काम करो या मत करो. तो भाई जो फ्लैटरर्स हैं, जो बॉस के चमचे हैं, उन्हीं लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? अब तुम्हारे जैसे अगर 4-5 लोग या 10-12 लोग या उससे भी ज्यादा लोगों ने ये सोच लिया और वो डीमोटिवेटेड हो गए इनइक्वालिटी की वजह से, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस डाउन हुई कि नहीं हुई? वही Of मैम. course होगी. हुई. ठीक है, हुई. इसी चीज का केयर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. इसीलिए इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी माना जाता है और मैनेजर्स को ये समझ में आना चाहिए कि अ मैनेजर शुड ऑलवेज बी अवेलेबल
and aware of the options in the organization which will reduce inequality. अब देखो, लोग तो वैसे भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनका भाई अपना पर्सनल मैल अडेप्टेशन है, जिनको लगता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए बस अन्याय उनके साथ हुआ है। होते हैं कि नहीं ऐसे लोग? आपको घर में भी Yes. मिलेंगे। Yes, ma'am. So this perception of equality, जैसे मैंने आपको बोला कि वर्क फ्रॉम होम की बात, this was my perception कि I am also reducing my inputs and I am okay with it. I'm very happy to reduce my inputs and so equally happy to receive less outputs. But it could not be the perception of others. Maybe they say that the work is being done, no? So how does it matter whether I'm coming to the organization or not? Tell me. मैम तो ये तो एम्प्लॉयज टर्नओवर का कॉज बन सकता है। फिर से बोलो। मैम ये तो एम्प्लॉयज टर्नओवर का कॉज बन सकता है। टर्नओवर का नहीं, बट डिससैटिस्फैक्शन का तो डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, देयर कुड बी अदर पीपल हु वुड थिंक दैट anyways I'm taking the class, anyway I'm doing the work, so why should I not being paid fully? But the thing is, someone who is coming, why the management has to think of establishing equality. If I, in the peak time of winters, if you are reducing your conveyance time, that is a comfort provided to you. The others who are coming to the organization in winters, getting ready and taking so much pain to come to the organization, they should also have something to be motivated, no? समझ में आई कि नहीं ये बात? Yes, ma'am. तुम लोग जवाब ही नहीं देते हो, तुम लोग थ्योरी समझा Yes, रहे ma'am. हैं। बाकी लोग आ गया समझ। आ गया समझ? ठीक है। This is known as equity theory of motivation. Now, the perception of equity may vary from person to person. That is why perception is an individual behavior. Okay, you need to understand that perception is an individual behavior at your workplace. So a manager should be very careful in using the measures that establish equity at the workplace. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके परसेप्शन में आपको लगे कि नहीं आपके साथ बराबरी नहीं हो रही है या आपके साथ फेयरनेस नहीं बरता जा रहा है। This is why this theory says that higher the equity or higher the fairness at workplace, higher will be your chances of motivation at the workplace. Okay? Now, आज के टाइम पे, आज के समय में इसका क्या रेलेवेंस हो सकता है, जरा सोच के बताओ। टेक योर टाइम, थिंक फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सोच करके बताओ क्या रेलेवेंस हो सकता है इसका। What do you think? नेटवर्क चला गया था क्या? यस मैम। अभी बताओ, सोच पाए कुछ? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तुम मैनेजर हो कहीं के और तुमको ये थ्योरी समझ में आ गई, अब तुम इसको कैसे यूज करोगे ये बताओ। फिर क्या थ्योरी समझ में आया तुम लोग को जब एक लाइन भी बता नहीं पा रहे हो? मैम जो लोग सेम पोस्ट पे हैं, इक्वल वर्कलोड है, उन सबको सेम सैलरी दें, इररिस्पेक्टिव कि वो मेल है फीमेल है या वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। और वर्क एक्सपीरियंस ध्यान नहीं दोगी तब तो फिर इक्वालिटी कहाँ एस्टैब्लिश हो जाएगी? अदर्स? वर्कलोड पे फोकस करें। वर्कलोड पे फोकस करोगे, ठीक है। और परसेप्शन का क्या करोगे? मतलब अगर तुम्हारी इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के बाद भी किसी को नहीं लगता है कि तुमने इक्वालिटी की,
ऐसा हो सकता है क्योंकि परसेप्शन लोगों का अलग अलग होता है, तब क्या करोगे? हम तो काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, good. देखो, the relevance that this theory holds in today's era is that you should understand, as a manager, you should understand that people calculate output versus input. People do calculate. इतने irrational लोग नहीं होते हैं कि ये assumption माना जाएगा कि people will calculate output versus input. Okay. In that case, you need to establish equity. अगर आप चाहते हैं, as a manager, if you want that people should give their 100%, they should be motivated and should work harder towards organizational effectiveness, you must establish equity. ऐसा नहीं है कि जो लोग highly motivated हैं, जो ज्यादा काम कर रहे हैं, जिनका वर्किंग आवर्स ज्यादा है, जो ज्यादा स्किलफुल जॉब कर रहे हैं, आप उनको उनके बराबर ही पेमेंट करेंगे जो उनके पीयर्स हैं who are not doing that skillful job. So you need to reward और incentives decide करने में ये theory बहुत helpful है कि आपको अगर ये लगेगा कि आपके extra efforts के लिए आपको extra compensate किया जाएगा, because an employee will always feel that if you are overcompensated, you know, if you're overcompensated, you will definitely work towards the achievement of objectives with a fully motivated mind and body. Understood? तो ये एज अ मैनेजर तुमको समझना होगा। रही बात इनइक्वालिटी की या इक्वालिटी की, तो यस, इट इज नॉट इजी बीइंग द एचआर मैनेजर. इट्स नॉट इजी to handle people with different emotions, with different level of perception. You have to make every effort to strike a fine balance between perception and the values you give to them. Understood? यस मैम। यस मैम। Okay. आई बात समझ में? ये थ्योरी समझ में आई? क्लास में सिर्फ 4 बच्चे थे, 4 का ही अटेंडेंस बना देते हैं। सुनील, सुमन, मुस्कान एंड आशीष. Rest nobody was in class. You people are coming in class from 1st April, no? यस मैम। This theory, we completed equity theory. There are 2 more theories, Victor Bloom's expectancy theory and one more, Porter theory. Okay. After that, there is a small topic left, which is job satisfaction. I want that job satisfaction thing to be explained in class. So we'll start that once you're back to class. It's always good to do offline class than online. टोटल कितना थ्योरी है मैम? 2 और है. 2 और है। बट जो ये कंटेंट थ्योरी थी, जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, में डेविड मैक्लेलैंड की 3 नीड्स थ्योरी, मैग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी होती है, ERG थ्योरी होती है, ये सारी थ्योरीज थोड़ी लंबी होती हैं, बट ये जो प्रोसेस थ्योरी है दीज आर शॉर्टर. सो लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि आप थ्योरीज थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, थ्योरीज थोड़ी ज्यादा है और HRD काफी वास्ट है तुम लोगों का. यस। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.